नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूँ राधिका राज। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, आपको लगता होगा कि यही वो नाम है जिन्होंने देश भर में आतंक फैलाया, लोगों को डराने का काम किया। लेकिन नहीं, ऐसे कई मोस्ट वांटेड हैं जिनका नाम तो इन बदमाशों जैसा फेमस नहीं हुआ, लेकिन यूपी में इनका डर ऐसा था कि आम जनता से लेकर पुलिस प्रशासन तक इन्हें सलाम ठोकते रहे। अगर कोई इनके अपराधों की फाइल लेकर आता तो पुलिस को पीड़ितों को वापस भेजना पड़ता था। इनका आतंक इस कदर था कि बदमाशों की गाड़ी देख पुलिस की गाड़ी लौट जाती थी, जिसके लिए पिछली सरकारों को कोसा भी बहुत जाता है। लेकिन 2017 से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए शपथ ली, तब से उत्तर प्रदेश की दिशा ही बदल गई। उत्तर प्रदेश से माफिया और आतंक का सफाया तो हुआ ही, साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक तरफ जहां अपराधियों का एनकाउंटर मुठभेड़ में हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कब्जाई संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया गया और जरूरत पड़ी तो गाड़ी भी पलटी गई। आज इस स्पेशल स्टोरी में बताएंगे आपको वो टॉप 4 इनामी बदमाश जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश तो की, लेकिन सीएम योगी के आगे टिक नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की सड़कें भी कभी अपराधियों का किला हुआ करती थी, जहां माफिया राज था, जहां पुलिस की बजाय बदमाशों की दहशत गूंजती थी। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उन्होंने वादा किया था अपराधी और अपराध के नाम पर कोई नहीं बचेगा, और उन्होंने निभाया भी। एनकाउंटर, बुलडोजर, संपत्ति जब्ती, इन हथियारों ने यूपी को बदल दिया। आज हम बात करेंगे उन 4 मोस्ट वांटेड बदमाशों की जिन पर लाखों का इनाम था। ये वो नाम है जो सूची से छिपे हुए थे, लेकिन इनके अपराध इतने घिनौने थे कि इनकी गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में राहत की सांस चलाई। ये कहानियां न सिर्फ अपराध की गहराई दिखाती है, बल्कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की ताकत भी। आइए एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। बदान सिंह उर्फ बड्डो, मेरठ का लैंड माफिया। पहला नाम है बदान सिंह उर्फ बड्डो का। मेरठ के 9 साधु विला बेरीपुरा टीपी नगर का ये निवासी एक ऐसा नाम था जो लैंड माफिया की दुनिया में राज करता था। 5 लाख रुपए का इनाम था इसके सिर पर, लेकिन अपराधों की फेहरिस्त इतनी लंबी कि कोई भी सुनकर सिहर उठे। बदान सिंह का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन जल्द ही वो भूमि हड़पने, जबरन कब्जा करने और विरोधियों को रास्ते से हटाने के धंधे में उतर गया। मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में किसानों की जमीनें हड़पना उसका पेशा बन गया। एक किसान ने बताया कि बदान ने उनकी 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया, और जब विरोध किया गया तो उसके परिवार को धमकी दी गई। बदान ने अपराधों में हत्या, अपहरण, वसूली और गैंग वॉर शामिल थे। 2010 में उस पर पहला बड़ा केस दर्ज हुआ जब उसने एक व्यापारी को अगवा कर 50 लाख की फिरौती मांगी। व्यापारी को छोड़ने के बाद भी बदान ने उसके कारोबार को तबाह कर दिया। पुलिस की कई टीमें इसके पीछे पड़ी, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते ये फरार घूमता रहा। पिछली सरकारों में मेरठ का लैंड माफिया नेटवर्क इतना मजबूत था कि बदान जैसों को छूना मुश्किल था, लेकिन 2017 के बाद सब बदल गया। योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। बदान पर पहला निशाना साधा गया जब उसकी कब्जाई गई 20 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चला। वो फरार था, लेकिन उसकी संपत्ति, लग्जरी कारें, फार्म हाउस सब जब्त हो गए। 2022 में एक टिप ऑफ पर मेरठ पुलिस ने घेराबंदी की। बदान ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ में घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय ही उसने दम तोड़ दिया। 5 लाख का इनाम तो वैसे ही पुलिस को मिला, लेकिन असली इनाम था मेरठ के लोगों को मिली राहत। बदान की मौत ने न सिर्फ उसके गैंग को तोड़ा, बल्कि पूरे वेस्ट यूपी में लैंड माफिया को सनसनी दे दी। दीप्ति बहल, गाजियाबाद की कुख्यात महिला गैंगस्टर। दूसरा नाम है दीप्ति बहल का। जी हाँ, महिला गैंगस्टर। गाजियाबाद के 170 रामेश्वर पार्क कॉलोनी का वो निवासी जिस पर 5 लाख का इनाम था। महिलाओं में अपराध की दुनिया में
दीप्ति एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक नाम थी। पिता हर्ष बहल एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन दीप्ति ने जल्दी अपराध की राह पकड़ ली। उसके अपराधों में वसूली, हत्या की साजिशें और ड्रग्स तस्करी शामिल थी। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियों से वसूली करना उसका बड़ा धंधा था। एक फैक्ट्री मालिक ने बताया कि दीप्ति ने उसके प्लांट पर हमला करवाया क्योंकि उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। दीप्ति का गैंग पुरुषों से ज्यादा संगठित था। वो फोन पर धमकियां देती, मीटिंग्स फिक्स करती और हमलों का प्लान बनाती। 2018 में उसके खिलाफ पहला बड़ा केस दर्ज हुआ जब उसने एक बिल्डर को धमकी दी और उसके प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। पुलिस को कई बार टिप्स मिले, लेकिन वो हमेशा एक कदम आगे रहती थी। पिछली सरकारों में महिलाओं को अपराध में संलिप्त मानना मुश्किल था, इसलिए दीप्ति जैसी फरार घूमती रही। लेकिन योगी सरकार ने लिंग भेदभाव नहीं किया। 2020 में गाजियाबाद पुलिस ने उसके फोन लोकेशन ट्रैक किए। एक रेड में उसके ठिकाने पर दबिश दी गई। दीप्ति ने भागने की पूरी कोशिश की, गोलीबारी तक हुई। मुठभेड़ में वो घायल हो गई और गिरफ्तार कर लिया गया। उसके गैंग के 10 सदस्य भी पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद दीप्ति की डायरी से 50 से ज्यादा वसूली के रिकॉर्ड्स मिले। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा भी सुना दी। गाजियाबाद के लोग आज भी कहते हैं कि दीप्ति जैसी औरत का डर पुरुषों से ज्यादा था। सीएम योगी ने साबित किया कि कानून सबके लिए बराबर है। इस केस ने महिलाओं में अपराध को झटका दिया। आज गाजियाबाद इंडस्ट्रियल जोन में निवेश बढ़ा है क्योंकि वसूली का डर खत्म हो गया। दीप्ति की कहानी बताती है कि योगी का जस्टिस सिस्टम कितना सख्त है, चाहे अपराधी किसी भी लिंग का हो, कोई भी जाति का हो। राशिद नसीम प्रयागराज का शातिर शूटर। तीसरा नाम है राशिद नसीम का। प्रयागराज के जीटीबी नगर का वो निवासी जिसका मूल पता लखनऊ का साउथ सिटी है। 5 लाख का इनाम था इसके सिर पर और अपराध इतने संगीन कि सीबीआई भी पीछे लगी। राशिद एक प्रोफेशनल शूटर था जो गैंग वारों में किराए पर गोली चलाता। फिर नसीम अहमद एक छोटे व्यापारी थे, लेकिन राशिद ने अपराध चुन लिया। उसके नाम पर 20 से ज्यादा हत्या के प्रयास, शूट आउट और वसूली के केस है। प्रयागराज के गंगा किनारे के इलाके में वो राज करता था। एक युवा ने बताया कि राशिद ने उसके पिता को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उन्होंने माफिया को पैसा देने से मना कर दिया। राशिद का नेटवर्क पूर्वांचल से दिल्ली तक फैला था। वो फर्जी आईडी से घूमता, हथियारों की तस्करी करता। 2019 में उमेश पाल हत्याकांड में उसके नाम की चर्चा भी हुई, हालांकि सीधा लिंक साबित नहीं हुआ। पिछली सरकारों में ऐसे शूटर्स सुरक्षित रहते, लेकिन योगी के आने के बाद यूपी पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। 2023 में एक टिप ऑफ पर प्रयागराज पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापा मारा। राशिद ने भागते हुए गोली चलाई, मुठभेड़ हुई, वो घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 5 पिस्तौल, 100 कारतूस और 2 लाख नकद बरामद हुए। सीबीआई ने उसके इंटरोगेशन से कई गैंग्स के राज खोले, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 14 साल की सजा सुनाई। प्रयागराज के लोग आज कहते हैं राशिद का नाम सुनते ही बाजार बंद हो जाते हैं। सीएम योगी के एनकाउंटर ने हमें नई जिंदगी दी। इस गिरफ्तारी ने पूर्वांचल के शूट आउट को कम किया। राशिद की कहानी योगी सरकार की इंटेलिजेंस सिस्टम की ताकत दिखाती है, जहां टिप ऑफ से लेकर कोर्ट तक सब तेज है। गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज का कुख्यात किडनैपर। चौथा नाम है गुड्डू मुस्लिम का। प्रयागराज के लाला की सराय शिवकुटी का वो निवासी जिस पर 5 लाख का इनाम था। पिता शफीक एक मजदूर थे, लेकिन गुड्डू ने अपहरण का धंधा अपना लिया। उसके अपराधों में 15 से ज्यादा किडनैपिंग, फिरौती, वसूली और हत्या शामिल है। प्रयागराज के अमीर व्यापारियों को निशाना बनाना उसकी आदत थी। एक व्यापारी ने बताया कि गुड्डू ने उसके बेटे को अगवा कर 1 करोड़ रुपए मांगा और पैसे न मिलने पर धमकी दी। गुड्डू का गैंग मोटरसाइकिलों पर हमला करता, पीड़ित को बंधक बताता और 2021 में उसके खिलाफ बड़ा केस दर्ज हुआ जब उसने एक डॉक्टर का अपहरण किया। पुलिस कई बार करीब पहुंची, लेकिन वो फरार हो जाता था। योगी सरकार ने किडनैपिंग के खिलाफ विशेष ड्राइव चलाई।
2024 में प्रयागराज पुलिस ने उसके हेडक्वार्टर पर दबिश दी। गुड्डू फरार था, लेकिन उसकी संपत्ति 5 प्लॉट 3 कारें बुलडोजर से जमींदोज कर दी गई। ये खबर सुनते ही गुड्डू ने सरेंडर कर दिया। उसके गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। प्रयागराज में अब किडनैप केस 70% कम हो गए हैं। लोग कहते हैं गुड्डू का नाम सुनते ही बच्चे घर से बाहर नहीं जाते थे। बुलडोजर ने डर मिटा दिया है। गुड्डू की कहानी बताती है कि योगी का बुलडोजर सिर्फ संपत्ति नहीं, अपराधियों का हौसला भी तोड़ता है। तो ये 4 मोस्ट वांटेड अपराधियों के नाम थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हो हल्ला मचाया था पिछली सरकारों के संरक्षण की वजह से, लेकिन योगी सरकार ने इनकी कमर तोड़ने का काम किया। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।